गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टार्ट किया था, तो उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के कॉन्सेप्ट फाइंड करने के पढ़े थे। इसमें से आपको याद होगा मैंने दो कॉन्सेप्ट सिखाए थे। पहला कॉन्सेप्ट था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जितने पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे उतनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट था अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड समान हो जाए तो वहां आता है 1 अपॉन स्टेबिलिटी। क्या आता है बेटा? 1 अपॉन स्टेबिलिटी। बट मैंने आपको एक बात और बताई थी, जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाला फॉर्मूला है वो ज्यादातर केस में सही होता है, बट कुछ केसेस में गलत हो सकता है। और वो केसेस वैसे उन केसेस के लिए एचओएच केवल एक्सपेरिमेंट से ही आप ज्ञात कर सकते हो, उनके लिए आपको कभी भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो जब भी कोई सवाल आएगा तो आपका कॉन्सेप्ट पाई बॉन्ड वाला बिल्कुल लगेगा और आपका दूसरा कॉन्सेप्ट 1 अपॉन स्टेबिलिटी वाला बिल्कुल लगेगा। डन है कहानी? अब चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस किस पर बेस्ड? एचओएच कंपैरिजन करने पर, है ना, एचओएच की तुलना करेंगे। तो चले देखिए बेटा, क्वेश्चन है कंपेयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। एचओएच को कंपेयर करना है आपको, कंपेयर एचओएच। पहला क्वेश्चन बेटा, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। नीट में पूछा हुआ सवाल है, इसके लिए उसने पूछा था एचओएच का ऑर्डर क्या आएगा। ये कुछ इस प्रकार से है। आपको बताना है इसमें से किसकी एचओएच ज्यादा है। तो सिंपल, सबसे पहले आप क्या देखोगे बेटा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स में बिल्कुल सेम है, तो पहला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। दूसरे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। दूसरा कहता है स्टेबिलिटी। तो चलो पहले स्टेबिलिटी देख लेते हैं। तो ये तो एरोमेटिक है, क्या आपको अलग से दिख रहा है? यहां पर रेजोनेंस है, पहले देख चुके हैं, और यहां अल्फा एच है। कितना प्यारा सीक्वेंस है। इसके बाद स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा आया आपका? ए। स्टेबिलिटी की बात करो बेटा, शॉर्ट में लिख रहा हूं स्टेबिलिटी ए, फिर ऑप्शन में कौन आएगा? बी, और फिर आएगा सी। और हमें पता है जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम होते हैं तो एचओएच क्या होती है? 1 अपॉन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है उसका उल्टा होगी, इसलिए आपकी एचओएच का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा सी, बी और ए। क्या आपको बात समझ में आया? आंसर क्या है बेटा? सीबीए। बड़ा प्यारा सवाल है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अप्रोच अल्टीमेट है आपके पास। तो जल्दी से पहला सवाल क्वेश्चन लिख करके नोट कर लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। बनाया सबने? चलें देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है इनमें से एचओएच किसकी ज्यादा आएगी। पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं। कुछ इस प्रकार से है। बताइए इसमें से किसकी एचओएच ज्यादा है। तो पहले आपको क्या करना है, एचओएच के लिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, दिमाग वहीं से चलेगा, सब में सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। फिर आप चेक करोगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम होंगे तो स्टेबिलिटी। चलो स्टेबिलिटी के लिए एरोमेटिसिटी कहीं नहीं है, रेजोनेंस कहीं नहीं है। अल्फा एच की बात करें तो ये सीधे जुड़ा हुआ अल्फा, तो इस पर एक ही एच है। यहां आप चेक करोगे तो 3 यहां है, 3 यहां है और 1 यहां है। नंबर ऑफ अल्फा एच 7 हो गए। यहां बात करूं तो ये आपका अल्फा है, ये अल्फा है, 2 यहां और 1 यहां, टोटल अल्फा एच आपके हो गए 3। डन कहानी। यहां अल्फा एच चेक करोगे, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, तो यहां अल्फा एच आपके हो जाएंगे 11। आया समझ में? नेक्स्ट बात करूं अल्फा एच 3 और 1 यहां, कितने हो गए? 4 अल्फा एच हो गए। अगर आप स्टेबिलिटी देखोगे जिसमें अल्फा एच ज्यादा होते हैं उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल का मतलब आया सबसे ज्यादा आपका स्टेबल है डी। डी के बाद फिर आता है आपका बी, बी के बाद आता है ई, ए के बाद आता है सी, और सबसे लीस्ट स्टेबल है वो ए। तो एचओएच किसकी ज्यादा हो जाएगी बेटा? उल्टा हो जाएगा। आंसर में ए, सी, ई और बी और डी। क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन? मजे से बोल दो ना। बार बार क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इतना अच्छा प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि सवाल आंखों ही आंखों में सॉल्व हो जाना चाहिए। कोई भी तरह का, किसी भी तरीके का, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आपको पूछा जाए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर मैं आपसे पूछूं, कुछ इस प्रकार से सवाल है, आपको ये दिया गया है, इसकी आपको एचओएच पूछा जा रहा है। बताइए किसकी एचओएच ज्यादा है। तो सबसे पहले सब पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम। अब स्टेबिलिटी पर जाना पड़ेगा, और स्टेबिलिटी में हम देखते हैं एरोमेटिसिटी कहीं भी नहीं है, रेजोनेंस कहीं भी नहीं है। अल्फा एच यहां पर 3 और 3 ये, पहले अल्फा एच चेक करोगे तो यहां 3 3 6 और 4 यहां, अल्फा एच यहां 10 है। बहुत बढ़िया लिख दिया हम लोगों ने। यहां बताइए ये भी अल्फा,
ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। भाई अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रही है अल्फा पहचानने पर, है ना, बार बार। तो यहाँ 3 और 1 4 और 2 6, कितने 6 अल्फा एच है यहाँ ये अल्फा है और ये अल्फा है। तो यहाँ पर अल्फा एच चेक करोगे तो यहाँ अल्फा एच आपको 2 ही मिलेंगे। यहाँ अल्फा एच चेक करोगे तो ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, तो यहाँ अल्फा एच आपको मिलेंगे 4। अब बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा वाला है? आपका ए की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर बी है और फिर डी है, फिर कौन है बेटा? डी है, और डी के बाद क्या आता है आपका बेटा? सी। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया। सबसे लीस्ट स्टेबल आपका सी है। तो एचओएच का अगर ऑर्डर पूछा जाए तो एचओएच का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका आएगा? सी डी बी ए। ये आपके एचओएच का ऑर्डर है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? कर सकते हो सॉल्व? जल्दी से बोल दीजिए। करें आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया हो तो सबने? क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं बेटा। देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। आपके पास कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिया गया है। ये भी बहुत प्यारा सवाल है और बहुत जगह आपको ये मिलेगा। कुछ इस प्रकार से है, आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है इसका। यहां बताइए क्या ऑर्डर है। तो सबसे पहले आप इनकी स्टेबिलिटी, पहले तो पाई बॉन्ड गिन लो, सब में बराबर है। जब पाई बॉन्ड बराबर है तो अब आप क्या चेक करोगे? स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में सबसे पहले यहां क्या लिखोगे? साथ बोलोगे तो मजा आएगा। सर यहां तो हो रहा है रेजोनेंस, तो यहां रेजोनेंस लिख दिया। यहां भी क्या हो रहा है? रेजोनेंस, तो यहां भी रेजोनेंस लिख दिया। सही है नहीं है? यहां रेजोनेंस नहीं है, यहां भी रेजोनेंस नहीं है। यहां अल्फा एच चेक कर लो, प्लस यहां पर अल्फा एच भी है। और कितने अल्फा एच है? 3 यहां पर, 6, 3 यहां पर 6 हो गए, और 6 के बाद 2 यहां पर हो गए और 2 यहां पर हो गए। टोटल कितने हो गए? 10 अल्फा एच है। यहां अल्फा एच आप गिनोगे तो 3 तो ये हो गए, 2 ये हो गए और 1 ये हो गया। तो कितने हो गए? 3 और 2 5 और 1 6 अल्फा एच है। यहां पर आ रहा है क्या समझ में? विनाइलिक कार्बन से सी जुड़ा हुआ ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, और इससे जुड़ा हुआ ये भी अल्फा हो गया। यहां चेक करेंगे ये अल्फा और ये अल्फा। तो प्यारे बच्चों यहां अल्फा एच कितने हो गए? 2 हो गए। यहां अल्फा एच चेक करोगे तो यहां 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 अल्फा एच है। तो पहले रेजोनेंस वाले की स्टेबिलिटी ए बी और की स्टेबिलिटी सी डी से ज्यादा होगी रेजोनेंस की वजह से, और ए और बी में यहां अल्फा एच ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल में आ गया ए, फिर आ गया बी, फिर आ गया डी और फिर आ गया सी। खतरनाक सवाल सॉल्व हो चुका है। आंसर सी डी बी ए। बात आया समझ में? कर सकते हो सॉल्व? नेक्स्ट चले, बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर मैं आपसे पूछूं, बड़ा प्यारा सवाल है। अगर आपसे पूछा जाए ये आपके पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH3 और ये H, ये सिस फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सिस फॉर्म है। और यहां पर आपके पास है CH3H डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ये आपकी ट्रांसफॉर्म है। और एक और था, आपको याद हो, एक ही कार्बन पर अगर 2 CH3 जुड़े हुए होते हैं उसे बोलते हैं हम आइसोब्यूटाइलिन। क्या बोलते हैं बेटा? आइसोब्यूटाइलिन, है ना। अगर इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो आता था वो आइसोब्यूटाइलिन आता था स्टेबिलिटी में। तो सबसे ज्यादा स्टेबल आइसोब्यूटाइलिन, आइसोब्यूटाइलिन। फिर आएगा आपका कौन सा? ट्रांसफॉर्म, और फिर आएगा सिस वाला। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो एचओएच का ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? सबसे ज्यादा एचओएच किसकी आएगी? सिस की, फिर ट्रांस की, और फिर सबसे कम एचओएच आएगी आइसोब्यूटाइलिन। यही तो आएगी। बट ये आंसर आपका बेटा गलत है। याद रखना, ये आंसर आपका गलत है। ये आपको एज ए एक्सेप्शन ध्यान में रखना पड़ेगा। और मैं इसका पूरा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसका पूरा रीजन है, पूरा रीजन बताऊंगा। बट आप इसे सवाल को एज ए एक्सेप्शन ध्यान में रखें स्टार मार्क करके। कैसे? अगर यही ऑर्डर आपका जो गलत आया है, अगर मैं सही ऑर्डर की पूछूं तो सही एचओएच का ऑर्डर आता है, सबसे पहले आता है सिस फॉर्म, फिर आता है आइसोब्यूटाइलिन, और फिर आता है ट्रांसब्यूटीन, ट्रांस वाला। ठीक है, ये आपके एचओएच का ऑर्डर है जो आपको ध्यान में रखना है। सिस वाले का तो ज्यादा है ही है, बट आइसोब्यूटाइलिन और ट्रांस वाले में से आइसोब्यूटाइलिन का एचओएच ज्यादा हो जाता है, बट रियल में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? आइसोब्यूटाइलिन की ज्यादा है। तो उसका एचओएच कम होना चाहिए था ट्रांस के रेस्पेक्ट में, बट यहां पर ज्यादा होता है। अब मैं आपको पॉइंट सिखाता हूं, ध्यान सुनना मेरी बात। एज ए एक्सेप्शन आप ध्यान में रख सकते हो, बट पूरा इसका जो कारण है वो मैं आपको कारण सिखा रहा हूं। कारण सुनिए बेटा। जो एचओएच की थ्योरी है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा की तरह काम आती है हमें कंपाउंड की स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए। जैसे हमें 2 अननोन कंपाउंड दे दीजिए, हाइड्रोकार्बन दे दिए, एल्कीन दोनों हैं। अगर हमें उन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है तो हम उन दोनों की एचओएच फाइंड कर लेंगे, जिसकी एचओएच उनकी एचओएच फाइंड कर लेंगे। जिनकी एचओएच ज्यादा आएगी तो हम कहेंगे उसकी स्टेबिलिटी कम है,
जिसकी HOH कम आएगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो हमारी HOH जो है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा में कंपाउंड की स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए काम आती है, जबकि हम यहां थियोरेटिकली उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा तो है नहीं कुछ, या एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ है तो नहीं। हमें पहले क्या करते हैं, अपने लॉजिक से हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं और उसका उल्टा करके क्या कर देते हैं, HOH। बट रियल में क्या होता है, HOH पहले फाइंड करते हैं और उसका उल्टा करके हम क्या फाइंड करते हैं, स्टेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल डेटा से, मतलब एक्सपेरिमेंट में तो हम ऐसे करते हैं, बट थियोरेटिकली हम ऐसे करते हैं, पहले क्या फाइंड करते हैं, स्टेबिलिटी, फिर उसका उल्टा HOH। अब हुआ क्या, जो आपकी HOH है वह स्टेबिलिटी का एक्यूरेट रिजल्ट, लाइन सुनना, स्टेबिलिटी का एक्यूरेट रिजल्ट तभी देती है जब उन सभी में बनने वाले प्रोडक्ट सेम हो। अल्टीमेट लाइन है, धांसू पॉइंट है। अगर आपकी एल्कीन्स का सबका हाइड्रोजनेशन कराऊं और उन सबसे बनने वाला प्रोडक्ट अगर सेम आ रहा है तो वहां HOH का 100% रिजल्ट स्टेबिलिटी का सही आएगा। बट अगर आपके HOH कंपेयर कर रहे हो और उस HOH में जब आपने एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराया, आप जानते हो हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, कराया, और आपके प्रोडक्ट अगर आपको सेम नहीं मिल रहे हैं तो आपकी HOH का जो ऑर्डर है वो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी हो सकता है और स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी नहीं हो सकता। दोनों बातें हैं। क्या मेरी बातों को समझे हो, या फिर से मैं एक बार बोलूं, फिर से देख लीजिए एक बार, सुनिए। अगर आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शन का जब आप हाइड्रोजनेशन कराओ और हाइड्रोजनेशन कराने के बाद बनने वाला प्रोडक्ट अगर सेम आता है तो 100% आपकी HOH स्टेबिलिटी को फॉलो करेगी, मतलब उसका उल्टा आंसर होगा HOH का, फिक्स है। बट अगर आपके बनने वाले प्रोडक्ट सेम नहीं है तो वहां HOH स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो भी सकती है और नहीं भी, मतलब आपका आंसर सही भी आ सकता है और नहीं भी, मतलब आपकी थ्योरी HOH वाली कभी फेल भी हो सकती है और नहीं भी। इसलिए हमें एक नई थ्योरी की जरूरत पड़ी थी और वो थी हीट ऑफ कंबशन। आज उस थ्योरी को पढ़ेंगे, वहां 100% रिजल्ट सेम आता है। देखेंगे क्या होती है HOC। तो आपको यहां क्या हुआ, जब आप इसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे बेटा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ता है और आपको फाइनल आंसर ब्यूटेन मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्यूटेन, कुछ ऐसे मिल जाएगा, CH2 CH3। सेम कहानी जब आप पाई बॉन्ड टूट करके यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ेगा तो यहां भी CH3 CH2 CH2 CH3 सेम प्रोडक्ट बनेगा। बट अगर आप यहां प्रोडक्ट बनाओगे हाइड्रोजनेशन से, जब आप हाइड्रोजनेशन कराओगे बेटा तो यहां प्रोडक्ट मिलेगा आपका CH3 C, CH3H और CH3। ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट सेम नहीं है, इसलिए यहां पर आपका आंसर डिफरेंट भी आ सकता है और सेम भी आ सकता है। इस जगह आपकी HOH की थ्योरी 100% एक्यूरेट नहीं होगी और वही हुआ। क्या हुआ कि यहां पर आपका आंसर स्टेबिलिटी के बिल्कुल जो होना चाहिए था वो नहीं आया है, कुछ और आंसर होता है HOH का। तो आप समझ गए होंगे HOH का आंसर वहां एग्जैक्ट आता है जहां बनने वाले प्रोडक्ट क्या आते हैं, सेम। डन है कहानी। तो आप ध्यान में रखें इस सवाल को एज ए एक्सेप्शन। तो यहां पर आपको HOH का ऑर्डर सिस आइसोब्यूटाइलिन और क्या रखना है, ट्रांस वाला ऑर्डर ध्यान में रखना है। ये ऑर्डर आपका है, आप स्टार मार्क करके सवाल को लिख सकते हो। ठीक है, जल्दी से बनाइए क्वेश्चन को, नहीं सब मिटा देता हूं एक्स्ट्रा जो भी मैंने पढ़ा है आपको। ठीक है बेटा, चलें नेक्स्ट, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे लिख देना याद रखें, है ना, ऊपर लिख देना याद रखें, याद रखना है आपको। ठीक है, याद रखना है। चले नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पास क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, और एक और लेते हैं ऑप्शन यहां पर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और CH3। बताइए सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बिल्कुल सेम है तो आप स्टेबिलिटी चेक कर लो। अल्फा H प्यारे बच्चों 0, यहां पर 3 है, यहां पर 6 है और यहां पर आपके पास 9 है। जितने अल्फा H ज्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो स्टेबिलिटी में आएगा DCBA और HOH का ऑर्डर आप देखेंगे तो यहां आएगा ABCD। देखो ये ऑर्डर है HOH का और ये बिल्कुल सही ऑर्डर है। यहां भी आप देखोगे इनका हाइड्रोजनेशन कराओगे तो सब में प्रोडक्ट डिफरेंट मिलेगा, बट यहां HOH जो है
वो स्टेबिलिटी के ऑर्डर का उल्टा आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट उस केस में आपका जो आंसर था वो उल्टा नहीं था, है ना, कुछ और आंसर था एचओएच का, वो आपको एज ए एक्सेप्शन ध्यान में रखना है। कारण मैं आपको बता चुका हूं, एचओएच का उस केस में जब प्रोडक्ट बनने वाले सेम ना हो तो उस केस में एचओएच का आंसर सही भी आ सकता है और गलत भी। बट बनने वाले प्रोडक्ट अगर सेम है तो वहां 100% आपको एचओएच का ऑर्डर सही मिलेगा। नेक्स्ट, क्या आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? चलें एक और क्वेश्चन करें। तो चलो एक और बताइए। यहां है क्वेश्चन नंबर आपके पास 7। अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। यहां है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां ले लीजिए आप, थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, CH, CH2, CH3। इन तीनों में कंपेयर करना है आपको क्या? HOH। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी की बात कर लो। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सब में सेम है, कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड और क्यूमुलेटेड। क्यूमुलेटेड वाले की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, तो स्टेबिलिटी का आंसर ABC। तो HOH का आंसर क्या आ जाएगा बेटा? CBA। क्या आपको बात समझ में आया? कर सकते हो सॉल्व? तो यहां मैंने आपको HOH पर भरपूर मात्रा में प्रैक्टिस कराई है, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक कर लेना और उसका उल्टा आंसर कर देना। अब मैं आपको नेक्स्ट लेके चलता हूं, हीट ऑफ कंबशन, जो हमें बताएगी पूरी की पूरी थ्योरी। जहां कहीं पर HOH फेल होता है स्टेबिलिटी के रूप में, वहां पर HOC कहीं भी फेल नहीं होगा, एक्यूरेट रिजल्ट देता है। और आज के जमाने में जो लेबोरेटरी है उनमें स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम कंपाउंड की HOC कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करते हैं? HOC। और चलिए स्टार्ट करें फिर HOC। तो देखिए जी, चलिए अब स्टार्ट करते हैं नया पॉइंट, और वो है हीट ऑफ कंबशन, कंपैरिजन ऑफ हीट ऑफ कंबशन। हिंदी बोले तो दहन ऊष्मा की तुलना। कंबशन का मतलब है जलाना, दहन करना, ठीक है। तो पहले आप जल्दी से हेडिंग लिखिए, कंपैरिजन ऑफ हीट ऑफ कंबशन, दहन ऊष्मा की तुलना। हेडिंग लिखना है आपको। तो हेडिंग देख करके आपके दिमाग में क्या आया है? जल्दी से बोलिए कि सर हमें बताओ फिर से, हीट ऑफ कंबशन होता क्या है, इसे कंपेयर करने के क्या कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आने चाहिए, और इस पर बेस्ड बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमें सारी बातें दिमाग में बैठ जाए। तो 3 बातें हमें पढ़नी है। हीट ऑफ कंबशन की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो पढ़नी है, और फिर पढ़ना उसे ज्ञात करने की, तुलना करने की कॉन्सेप्ट, और फिर उस पर करने हैं सवाल। तो पहला आपने हेडिंग लिख दिया। अब हम चलते हैं हीट ऑफ कंबशन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं बेटा HOC। यहां एक टी एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो आप एक टी को मिटा दीजिए, आप ये वाले को। हीट ऑफ कंबशन हिंदी बोलेंगे दहन ऊष्मा की परिभाषा हम पढ़ने वाले हैं। तो बेटा दहन का मतलब है किसी चीज को आप जला रहे हो, और किसी चीज को आप जब जलाओगे तो वहां 100% एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी उत्पन्न होगी, ये ऊष्मा उत्पन्न होगी, उसे हम क्या कहेंगे? HOC। जैसे आपने कोई हाइड्रोकार्बन जलाया, ध्यान सुनना, हाइड्रोकार्बन तो जानते हो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, उसे आप जलाओगे, किसकी प्रेजेंस में जला रहे हो? O2 की प्रेजेंस में दहन करा रहे हो। और दहन को हम क्या बोलते हैं बेटा? कंबशन। हम अब अंग्रेजी वाले टर्म यूज करेंगे आगे ना। दहन करा रहे हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हाइड्रोकार्बन को जब जलाया जाता है तो CO2 कंप्लीट जलाया जाता है, पूर्ण दहन हो रहा है। जब हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन कराते हैं तो CO2 गैस तथा H2 के वेपर्स मिलती हैं, वाष्प अवस्था में H2O मिलता है, प्लस इसके साथ हीट रिलीज होती है Q किलो कैलोरी। तो पहले परिभाषा कुछ इस प्रकार से आती है HOC की, किसी भी हाइड्रोकार्बन के 1 मोल का, 1 मोल फिक्स कर दिया, 1 मोल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण दहन, पहले अंडरलाइन कर देना माइंड में, कंप्लीट कंबशन की बात कर रहा है। जब 1 मोल हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण दहन कराने पर जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, हीट निकलती है, उसे हम कहते हैं HOC। क्या कहते हैं बेटा? HOC। अब अगर हीट निकल रही है तो यह भी एक कैसा प्रक्रम हो गया बेटा? ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। यह भी एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है ना? कैसा प्रक्रम होता है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तो उसके लिए डेल्टा H का मान क्या आएगा? जल्दी से बोलो। माइनस, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हो गया किलो कैलोरी। माइनस का मतलब आप जानते हो, इसका मतलब है ऊष्माक्षेपी, बोले तो अंग्रेजी में एक्सोथर्मिक। क्या मतलब है इसका? एक्सोथर्मिक, है ना? थोड़ा सा और लिख देता हूं अच्छे से, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब जहां पर हीट रिलीज हो रही हो,
अब आपके पास केवल माइनस प्लस जब भी लिखा हुआ हो, प्लस हो तो आप बोल देना वहां पर हीट दी जा रही है, और माइनस हो तो हीट ली जा रही है। बाकी कितनी हीट है वो अमाउंट आपका यहां पर लिखा हुआ होता है, क्यों किलो कैलोरी हीट यहां रिलीज हो रही है, इसलिए माइनस हो गया। जो डेल्टा एच को यहां पर बोलते हैं बेटा HOC, क्या बोलते हैं, हीट ऑफ कंबशन। डन है कहानी। तो पहला पॉइंट ऐसे निकल के आया, डेफिनेशन आपके दिमाग में आ गई। दूसरा, यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तथा HOC का मान हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और ऋणात्मक मान आपको यह बताता है कि यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको और लिखाऊंगा, और वो पॉइंट इस प्रकार से होगा बेटा, जब कभी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन का आप दहन कराएंगे, कंबशन कराएंगे, हमेशा वहां CO2 और H2O प्राप्त होगा। क्या मिलेगा, पूर्ण दहन कराने पर, कंप्लीट कंबशन कराएंगे तो हमेशा वहां CO2 और H2O प्राप्त होगा। ये सारी बातें मैं आपको लिखा देता हूं, तो पहले आप जल्दी से हेडिंग लिख दीजिए दोनों, इसे मत बनाइए, पहले मैं बोल देता हूं उसके बाद बनाना है। लिख दिया हेडिंग, चलें लिखे। किसी हाइड्रोकार्बन के एक मोल का, किसी हाइड्रोकार्बन के एक मोल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसी हाइड्रोकार्बन के एक मोल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण दहन कराने पर, अंडरलाइन कहते हैं ना पूर्ण दहन, पूर्ण दहन कराने पर जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे हम HOC कहते हैं, उसे हम HOC कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से स्टार मार्क करके, दहन या कंबशन, दहन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, दहन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, अतः HOC का मान हमेशा, अतः HOC का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, अतः HOC का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखिए स्टार मार्क करके, हाइड्रोकार्बन के, किसी भी हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन पर, किसी भी हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन पर हमेशा CO2 तथा H2O प्राप्त होता है। दहन पूर्ण होना चाहिए बेटा ना, पूर्ण दहन पर CO2 तथा H2O प्राप्त होता है। अब जल्दी से जो बोर्ड पर बना हुआ वो ड्रॉ कर लीजिए, बना दिया। इसके बाद कुछ और बातें करते हैं इसी में कंबशन के बारे में। देखिए क्या है, अगर आप मान लीजिए, इसी में और बात कर रहे हैं थोड़ी सी, अगर मैं आपसे पूछूं आप एल्केन को बर्न कर रहे हो, किसको, एल्केन, और एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इसे जला रहे हो, तो एल्केन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी आपको। अगर कंप्लीट कंबशन कराना है, कंप्लीट फॉर्म में उसे जलाना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने इसे जलाया, आपको हाइड्रोकार्बन को जलाने पर हमेशा क्या मिलता है, CO2 मिलता है, प्लस उसके साथ क्या मिलता है, H2O, और प्लस उसके साथ हीट रिलीज होती है, मान लीजिए Q किलो कैलोरी हीट रिलीज हुई, और इसे हम क्या कहते थे बेटा, आपको याद हो तो HOC, इसके नेगेटिव वैल्यू को। डन है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूं तो इसमें जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन के मोल्स चाहिए होते हैं, O2 के मोल चाहिए होते हैं, वो होते हैं 3n+1/2। बैलेंसिंग में आप ध्यान में रखें, क्या ध्यान में रखना, 3n+1/2 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और n हमेशा कहां से आता है, कार्बन से। ध्यान में रखना कहां से आता है, n यहां कार्बन से आता है। जितने कार्बन होंगे उतनी वैल्यू यहां रख दोगे तो आपको ऑक्सीजन की जो मोल्स हैं उसकी जितनी भी जरूरत है वो यहां आ जाएंगे। नेक्स्ट, आपके पास जो CO2 हमेशा जितने कार्बन होते हैं उतना ही CO2 मिलता है, तो यहां CO2 मिलेगा आपके पास n, और H2O, इसको याद रखो, 3 को भूल जाओ, ऊपर वाला नंबर याद रखो, वो क्या, n+1, तो यहां पर आपको मिलेंगे n+1 H2O। कितने H2O, n+1 H2O। थोड़ा सा और दोबारा से लिख देता हूं ये पूरा, प्लस n+1 H2O आपको वाटर के मोल मिलेंगे। ये आपकी वैलेंस इक्वेशन है। अगर मैं इसको फर्स्ट मार्क करूं, है ना, अगर आप इसमें देखें एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल, अगर मैं आपके पास कोई भी एल्केन ले लो, आप जैसे ले लिया आपने C5 और H ले लीजिए, एल्केन के लिए यहां 12H हो गया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो यहां N हो गया आपका 5, N = 5 यहां पुट करो, 15 और 1 16.2, तो कितना आया, 16.2, 8O2 हो गए यहां पर, और यहां पर जितने कार्बन है उतने ही CO2, तो 5 CO2 मिल गया आपको पास। और अगर वाटर की बात करूं तो 5 + 1 6 H2 आपको मिल जाएंगे, और फिर इसके साथ क्या मिल जाएगी आपको, एनर्जी जो भी होगी, Q किलो कैलोरी जो भी एनर्जी है वो आपको एनर्जी मिल जाएगी। आप चेक कर लीजिए, कार्बन तो आपके बैलेंस हो गए 5, ऑक्सीजन की बात करूं तो 10 यहां और 6 वहां, 14 है, 10 यहां और 6 वहां, कितने हो गए, 16 हो गए। और देखो यहां भी ऑक्सीजन कितने हैं, 16 है, हाइड्रोजन 12 है, और यहां भी हाइड्रोजन 12 है, बिल्कुल बैलेंसिंग है। आप याद रखें आपके पास कितने मोल है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, 3n+1/2,
है ना। और कितने CO2 मिलते हैं आपको, NCO2, जितने कार्बन उतने CO2, और N+1 क्या मिलता है आपको, वाटर मिलता है। तो ये वैलेंस इक्वेशन होगी किसकी बेटा, एल्केन के केस में। अगर मैं इसी जगह पर एल्कीन बोलूं, एल्कीन के केस में क्या होगा, दूसरा देखिए एल्कीन के लिए, एल्कीन में आप जानते हैं जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, CnH2n। तो यहां पर अगर ऑक्सीजन के मोल की बात करें तो यहां 3n/2 मोल की जरूरत पड़ती है O2 की, और यहां पर जितने कार्बन है 100% उतना ही क्या मिलता है, CO2, NCO2 मिलेगा। और यहां पर ये वाला नंबर देखा करो पहला, 3 के सामने जो लिखा हुआ है, यहां 3 के सामने N+1 लिखा था, तो N+1 वाटर मिल गए। कार्बन के अकॉर्डिंग हमेशा CO2 होगी, या 3n+1/2 O2 हो गया, या 3n हो गया, एक 1 कम, एक जो 1 है वो कम हो जाएगा यहां पर। अब देखिए क्या आया, यहां पर आपके पास n है तो यही नंबर यहां आएगा H2O में, तो NH2O, और यहां पर आपके Q, अगर मैं बोलूं इसे Q1 किलो कैलोरी ले लेते हैं, यहाँ Q1 किलो कैलोरी एनर्जी आपको रिलीज होगी जब एल्केन का कंबशन आप कराओगे। ऐसे ही आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो और उसमें आपकी वैलेंस इक्वेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं थर्ड क्वेश्चन, एल्काइन के लिए भी यहां ले लेते हैं। तो एल्काइन के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां एल्काइन में आपको पता है जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2 ये होता है। इसकी अगर वैलेंसी करें तो यहां पर ऑक्सीजन के मोल की जरूरत पड़ेगी 3n-1/2, और यहाँ O2, और यहाँ आपको नंबर ऑफ कार्बन जितने हैं उतने CO2, तो CO2 तो हमेशा n ही रहेंगे, प्लस यहाँ आप देखो 3 के सामने क्या लिखा हुआ है, n-1, तो आपको जो मिलने वाला है वो क्या बेटा, n-1H2O, प्लस इसके साथ एनर्जी रिलीज होगी, और मान लेते हैं Q2 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये आपकी एल्काइन की इक्वेशन हो गई। बैलेंस्ड इक्वेशन अगर आपसे पूछा जाए आप जल्दी से बैलेंस कर सकते हो। आप मेरे हिसाब से एल्किन वाला याद रखो, एल्किन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n, उसके रेस्पेक्ट में 3n/2, क्या 3n/2। अब आगे यहां पर जल्दी से देखना, 3n/2 जितने कार्बन उतना ही वहां आ गया क्या, CO2 तो यहां से मिल गया, और CO2 सब में फिक्स है क्या, CO2 n नंबर ऑफ मिलता है जितने कार्बन के अकॉर्डिंग है। फिर जितना 3 के सामने लिखा हुआ है उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है। एल्केन के लिए यहां पर 3n में +1 हो जाएगा और एल्काइन के लिए -1 हो जाएगा। वाटर के इस केस में n-1 वाटर के मोल मिलेंगे, और यहां पर n+1 वाटर के मोल मिलेंगे। बाकी सब आप धीरे धीरे याद कर सकते हो, और अगर पूछा जाए तो आप वैलेंस करना आपको आता ही है, तो वैसे भी आप वैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप और लिख दीजिए जल्दी से, अगर आपको वैलेंस इक्वेशन पूछे वो कभी भी तीनों में से, चाहे एल्केन की चाहे एल्किन की, ये कंबशन है, सब में आप सब में इसको आप जला रहे हो, है ना, क्या करा रहे हो, कंबशन करा रहे हो, है ना। सब में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ कंबशन हो रहा है, सब में जलाया जा रहा है, किसको, एल्केन को, एल्किन को, एल्काइन को, मतलब हाइड्रोकार्बन्स को। पॉज करिए और जल्दी से ड्रॉ करिए, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं HOC कैसे फाइंड किया जाता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था जो आपको समझ में आ गया होगा, बनाए प्लीज, पॉज करके जल्दी से। लिखा सबने, चले नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बेटा, कॉन्सेप्ट फॉर कंपैरिजन ऑफ हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन को या HOC को कंपेयर करने के कॉन्सेप्ट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप 1 किलो कोयला जला रहे हो तो आपको हीट मिल रहा मान लीजिए Q1 किलो कैलोरी, अगर उसी टाइप के कोयले के 2 किलो आप जलाओगे तो आपको 100% हीट ज्यादा मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। इसका मतलब जितना अमाउंट ज्यादा जलाओगे आप कंपाउंड का, वहां पर उतने अमाउंट में आपको एनर्जी मिलने वाली है, हीट मिलने वाली है। अब मैं आपसे पूछूं मुझे कैसे पता चलेगा कहां अमाउंट ज्यादा है कहां अमाउंट कम है, तो उसके लिए आपको चेक करना है नंबर ऑफ कार्बन। क्या कर चेक करना है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन। लाइन सुनना, कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उस कंपाउंड का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा, जितना अमाउंट ज्यादा होगा उतनी ही हीट ज्यादा रिलीज होगी, सिंपल। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया यहां पर, C1 क्या बेटा, HOC प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन्स, जितने कार्बन्स होंगे ज्यादा आपके कंपाउंड में उतनी HOC आने वाली है ज्यादा। फिक्स है, कभी भी इन जनरल नहीं है, ऑलवेज लागू होगा, हमेशा लागू होगा, कोई टेंशन नहीं लेना इसमें। नेक्स्ट C2 कॉन्सेप्ट, अगर मान लीजिए इफ नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाए, इफ नंबर ऑफ कार्बन, ऐसा भी हो सकता है 2 ऑप्शन में, इफ नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाए, नंबर ऑफ कार्बन आर सेम, अगर आपके नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाए बेटा, सेम हो जाए, तो वही पुरानी कहानी, तो उस केस में HOC क्या आ जाएगी, 1 स्टेबिलिटी, क्या आएगी बेटा, 1 स्टेबिलिटी। तो पहले आपको नंबर ऑफ कार्बन देखना है, और वो सेम हो गए तो फिर देखना आपको 1 स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी में आपको पहले कंपेयर करा चुका हूं, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
इसमें एक पॉइंट और आता है, उसको और बात बता देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए प्लीज, C3 कॉन्सेप्ट, अगर वो आपसे एक तो सिंपल HOC पूछे और दूसरा है HOC पर कार्बन पूछे, HOC पर कार्बन, तो मैं आपसे पूछूं मुझे बताइए भाई साहब पर एप्पल रेट बताओ। पर एप्पल रेट का मतलब क्या है, वो एक एप्पल का रेट पूछ रहा है। तो अगर मैं आपसे HOC पूछ रहा हूं और वो पूछ रहा हूं पर कार्बन, तो उसने क्या कर दिया, नंबर ऑफ कार्बन क्या कर दिए, कांस्टेंट। जब नंबर ऑफ कार्बन सेम कर दिए, कांस्टेंट कर दिए, तो आपका C1 वाला फॉर्मूला कभी भी लगेगा नहीं। तो बचा कौन सा, 1 स्टेबिलिटी वाला। इसका मतलब जब भी आपको HOC पर कार्बन दिखे तो आपको वहां नंबर ऑफ कार्बन पर नहीं जो जाना है, आपको केवल डायरेक्ट किस पर जाना है, 1 स्टेबिलिटी पर। बात फिर से सुनना मेरी, आपको दो तरीके से घुमा सकता है सवाल पर। पहला, अगर आपको पूछे सिंपल HOC लिखा हुआ हो तो आपको पहले फाइंड करने हैं नंबर ऑफ कार्बन, वो सेम हो तो फिर फाइंड करना है 1 स्टेबिलिटी। दो कॉन्सेप्ट है HOC के लिए। बट HOC पर कार्बन का मतलब उसने नंबर ऑफ कार्बन तो सेम कर दिए, तो पहला वाला कॉन्सेप्ट तो आपका सब जगह क्या हो गया, अब सेम हो गया। तो अब दूसरे वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्ट लगाना है, और वो क्या, 1 स्टेबिलिटी। HOC पर कार्बन में आपको केवल एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है, 1 स्टेबिलिटी। और HOC में दो कॉन्सेप्ट लगाने हैं, पहले नंबर ऑफ कार्बन और फिर 1 स्टेबिलिटी। ठीक है, सवाल करेंगे और कुछ ज्यादा समझ में आएगा सवाल के साथ। तो पहले इन दोनों तीनों कॉन्सेप्ट को जल्दी से पॉज करके लिख दीजिए, फिर आगे की बात करते हैं बेटा। लिखा, चले आगे। देखिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। कंपेयर करना आपको, कंपेयर HOC, कंपेयर HOC, हीट ऑफ कंबशन आपको कंपेयर करना है बेटा। पहला सवाल है, अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पर आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और नेक्स्ट है CH3 CH CH3, और यहां आपको थोड़ा सा एक डबल बॉन्ड लगाना है तो हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड CH और ये CH3। ठीक है, इसके लिए आपको कंपेयर करना है प्यारे बच्चों HOC एंड HOC पर कार्बन, दोनों लिख देते हैं, एंड HOC पर कार्बन भी आपको फाइंड करना है। तो पहले चलते हैं A, और A है आपका HOC, और HOC में मेरे दो कॉन्सेप्ट हैं सर। पहला कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ कार्बन देखूंगा, तो यहां नंबर ऑफ कार्बन पर ध्यान जाएगा, तो यहां 2 कार्बन है, लिख रहा हूं भाई साहब, कितने कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है। यहां आपके पास 3 कार्बन है, यहां आपके पास 4 कार्बन है, और यहां आपके पास 5 कार्बन है। जब नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है तो यहां पहला वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। HOC फाइंड कर रहे हैं तो HOC क्या आएगी बेटा, पहला कॉन्सेप्ट आता है क्या, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन्स, और नंबर ऑफ कार्बन्स के अकॉर्डिंग ही यहां आंसर आ गया। तो आपको इसके दूसरे कॉन्सेप्ट पर जाने की जरूरत ही नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन आपके D में ज्यादा है तो आंसर आएगा HOC का DCBA। डन है। और B की बात करूं, वो है HOC पर कार्बन। HOC पर कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन से कोई मतलब नहीं है, ये केवल एक ही बात पर डिपेंड करता है, और वो है आपका 1 स्टेबिलिटी। तो चलो प्यारे बच्चों, स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेते हैं। आपने कंपेयर कर ही ली होगी स्टेबिलिटी, बताइए क्या आंसर आया है सब लोग, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अल्फा H वहां 9 है, 6 है, 3 है और 0 है, तो आंसर आएगा DCBA, ये स्टेबिलिटी का आंसर आया। तो आपका HOC पर कार्बन का आंसर क्या आएगा बेटा, इसका उल्टा आंसर क्या आएगा, उल्टा बोलो, ABCD। तो यहां पर आपकी HOC का आंसर कुछ अलग है और HOC पर कार्बन का आंसर आपका कुछ अलग है, क्योंकि HOC में 2 कॉन्सेप्ट लगते हैं और इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है। आगे और क्वेश्चन देखेंगे, पहले आप जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए। बना दिया सबने, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं आपसे बात करूं, आपके पास कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। तो देखो जो सवाल हमने पहले किया था, CH3C H डबल बॉन्ड C CH3 और AH, ये कौन सी फॉर्म है प्यारे बच्चों, ये सिस फॉर्म है, और इसकी एक और साथी है, और वो साथी है ट्रांसफॉर्म। कौन सी फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म। इसकी एक और साथी है, और वो है बेटा यहां पर CH3 डबल बॉन्ड CH2। डन है। इसे सिस फॉर्म और इसे क्या बोलते थे, ट्रांसफॉर्म बोलते थे। और ये क्या है आपका बेटा, बोलो, आइसोब्यूटाइलिन। क्या नाम है इसका, आइसोब्यूटाइलिन। तो सबसे पहले आप A फाइंड करिए, जल्दी से बोलिए, HOC, सिंपल HOC। तो HOC में पहले देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन यहां सब जगह सेम है, देखो
नंबर ऑफ कार्बन चेक करते हैं और नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग ये क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो यहां पर कोई आंसर नहीं है। अब आप यहां लगाओगे 1 स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी, तो चलो चेक करते हैं स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी थी बेटा। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं यहां पर, तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आता है वो आता है बेटा, स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा, याद हो तो बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आती है आइसोब्यूटाइलिन की, याद हो जाएगा सारी बातें, इतनी बार रिवाइज हो जाएंगी तो। आइसोब्यूटाइलिन, ट्रांसफॉर्म और सिसफॉर्म, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अगर आप यहां बात करोगे इनकी HOC की, तो बिल्कुल सही, इसका आंसर उल्टा आएगा और वो आएगा सिस, फिर ट्रांस और फिर आइसोब्यूटाइलिन। ये आइसोब्यूटाइलिन है बेटा, है ना, आइसोब्यूटाइलिन, ये क्या है, इसकी HOC का ऑर्डर है, जबकि HOH का ऑर्डर आपको याद होगा वहां अलग अलग आ रहा था। अब आप कहोगे सर यहां क्यों सेम आ, यहां क्यों जो ऑर्डर है उसका उल्टा आ रहा है, वहां क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां तो बनने वाले प्रोडक्ट क्या थे, अलग अलग आ रहे थे, इसलिए आंसर सही नहीं आ पा रहा था। बट यहां तो आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाओ, ऑलवेज क्या मिलेगा, CO2 और वाटर, तो इनके प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होने वाले हैं, सेम। जब प्रोडक्ट सेम है तो यहां पर आंसर आपका एग्जैक्ट एक्यूरेट सेम आएगा। बात समझ में आपको आ गई होगी। अगर मैं आपसे बी पार्ट पूछूं, मुझे बताइए HOC पर कार्बन, तो HOC पर कार्बन तो ऑलवेज क्या होता है, 1 स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपका पहले ऊपर लिखा ही हुआ है, तो इस केस में आपका HOC पर कार्बन का ऑर्डर भी वही होगा जो HOC का ऑर्डर है, और वो क्या आएगा बेटा, सिस फॉर्म, फिर आएगा ट्रांसफॉर्म, और फिर आएगा आपका आइसोब्यूटाइलिन, फिर आएगा आइसोब्यूटाइलिन। बात समझ में आया क्या, ये आपके HOC, इस केस में HOC और HOC पर कार्बन दोनों का ऑर्डर सेम आया है, बट लास्ट वाले केस में देखेंगे दोनों का ऑर्डर सेम नहीं आया है। तो आपका सवाल में HOC और HOC पर कार्बन सेम भी आ सकता है और डिफरेंट भी आ सकता है, दोनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको अलग अलग तरीके से ध्यान में रखने हैं, सीधी बात है। तो प्लीज जल्दी से इस क्वेश्चन को लिख दीजिए, फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बनाया, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अगर मैं आपसे पूछूं, प्लीज सब लोग बताना यहां पर क्या आंसर आने वाला है। आपके पास कुछ इस प्रकार से है, यहां पर ये पाई बॉन्ड, ये तो सेम हो गया ना, तो थोड़ा चेंज करते हैं, यहां लगा देते हैं। यहां बताइए क्या आएगा आंसर, जल्दी से बोलिए। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, ए में HOC नंबर ऑफ कार्बन चेक कर लो, सब जगह सेम है तो कोई फंडा नहीं आया, तो यहां फंडा लग जाएगा कौन सा वाला, 1 स्टेबिलिटी वाला, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन तो सेम आ गया है। अब स्टेबिलिटी आप चेक करोगे तो यहां आंसर आएगा, सबसे पहले अल्फा H यहां पर 2 है बेटा, यहां अल्फा H आपके पास 10 है, गिन रहे होंगे साथ साथ आप, और यहां अल्फा H 3 और 2 5 और 1 6, अल्फा H 6 है बेटा, और यहां अल्फा H आपके 4 है। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर मिलेगा वो क्या आएगा, सबसे ज्यादा बताओ B, फिर आपका C, फिर D, और सबसे लीस्ट बेसिक, सॉरी सबसे लीस्ट स्टेबल होगा A। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, तो HOC का ऑर्डर आपके पास मिल जाएगा A, D, C और B। बट अगर आपसे पूछे यहीं पर, मैं साइड लिख देता हूं, बी पार्ट HOC पर कार्बन, ये भी बेटा बिल्कुल यही ऑर्डर आया, क्योंकि 1 स्टेबिलिटी होता है और स्टेबिलिटी के बेसिस पर ही बात चल रही है, तो यहां भी आंसर क्या आएगा, A, D, C, B, ये इसका आंसर है। आया समझ में आपको, बोल दीजिए प्लीज, डन है कहानी। चलें आगे, नेक्स्ट बना लो जल्दी से पॉज करके, फिर आगे एक सवाल और करते हैं, फिर आगे की थ्योरी पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अगर लिख दिया हो सबने, क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पर देखिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आपके पास रिंग है, एक 3 मेंबर की रिंग है, एक 4 मेंबर की रिंग है, एक 5 मेंबर की रिंग है और एक 6 मेंबर की रिंग है। हम आइसोमेरिज्म में पढ़ा है हमने कि जो साइक्लोहेक्सेन होता है उसमें इसकी फॉर्म चेयर फॉर्म में पाई जाती है, जो रियल फॉर्म है इसकी वो क्या है बेटा, ये चेयर फॉर्म में पाया जाता है, इस फॉर्म में। और अगर आप यहां देखोगे तो इसके जितने भी बॉन्ड एंगल हैं, यहां पर जितने भी बॉन्ड हैं, ये वाले है ना, जितने भी बॉन्ड हैं, जैसे मैं बोलूं ये बॉन्ड एंगल की बात कर लो, चाहे इसकी बात कर लो, चाहे इसकी बात कर लो, ये सबके सब 109.5 डिग्री के आसपास होते हैं। और आपको पता है अगर किसी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है तो उसका बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। तो यहां पर एंगल स्ट्रेन नामात्र के बराबर होता है, मतलब एंगल स्ट्रेन में जो अंतर, एंगल स्ट्रेन जो होता है, कोणीय तनाव बोलते हैं इसको, आपको पता होगा मैंने पढ़ाया है, एंगल स्ट्रेन जो होता है वो ना के बराबर होता है।
जबकि अगर मैं आपसे पूछूं एंगल स्ट्रेन का जो ऑर्डर है, स्ट्रेन सबसे ज्यादा इस रिंग में होता है, तो ऑर्डर ऑफ एंगल स्ट्रेन जो आता है वो सबसे ज्यादा आता है बेटा कौन सी वाली रिंग में? 3 मेंबर्ड की रिंग में, बोले तो साइक्लोप्रोपेन में। फिर आता है आपका साइक्लोब्यूटेन में, फिर आता है आपका साइक्लोपेंटेन में, और सबसे लास्ट में आता है आपका साइक्लोहेक्सेन में। और एंगल स्ट्रेन का ऑर्डर ये है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपका आता है क्या? सबसे ज्यादा साइक्लोहेक्सेन, ऐसे लिख देता हूं शॉर्ट में, फिर आता है साइक्लोपेंटेन, और फिर आता है साइक्लोब्यूटेन, और फिर आता है साइक्लोप्रोपेन। ये आपकी किसका ऑर्डर हो गया बेटा? स्टेबिलिटी का, जो हम पहले ही कंपेयर कर चुके हैं। कहां पर? आइसोमेरिज्म में। अगर मैं आपसे पूछूं ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, तो आप मुझे बताइए HOC ए बताइए HOC का ऑर्डर क्या आएगा? तो पहले तो नंबर ऑफ कार्बन, ध्यान सुन लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। HOC पूछ रहा है तो नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग है, 3 4 5 6, तो यहां पर फंडा लगेगा HOC में पहले नंबर ऑफ कार्बन वाला, और नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग यहां पर आंसर आ जाएगा आपका, जल्दी से बोल दीजिए DCBA। कहानी सेट है, क्योंकि डी में नंबर ऑफ कार्बन 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, और फिर 3 है। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अगर मैं इसी जगह पर BHOC पर कार्बन पूछूं, तो इसे आपको पता है नंबर ऑफ कार्बन से कोई मतलब नहीं है, और ये केवल डिपेंड करता है किस पर? स्टेबिलिटी पर। अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो बताओ जल्दी से, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमने ऊपर लिखा ही हुआ है, तो HOC पर कार्बन का जो ऑर्डर आएगा वो बेटा किसका आएगा? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, और सबसे जो आएगा, सबसे जो कम आएगा है ना, और वो होगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो उसकी HOC पर कार्बन सबसे कम आने वाली है। तो आपसे जब भी साइक्लिक सिस्टम देकर के आपसे स्टेबिलिटी, जब भी आपको साइक्लिक सिस्टम देकर के HOC या HOC पर कार्बन कंपेयर कराए, तो आप आराम से बता सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको HOC पर करा दिए, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जाए। आपको बात समझ में आया है? नेक्स्ट क्लास में यहां हाइपर कॉन्जुगेशन और उससे रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस हो सकते हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। मजे से आप थ्योरी पढ़िए, और आपको सीट में, बुक्स में कहीं भी सवाल मिलता है HOC HOH पर आप आराम से बेखूबी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक शानदार से नोट पढ़ाऊंगा, वो नोट आगे की थ्योरी को जनरेट करेंगे। उस नोट के पढ़ने के बाद हम अल्टीमेट लेवल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लगभग 100 के आसपास, और उसके बाद हमारा GOC खत्म हो जाएगा। डन है? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नोट के साथ, है ना। थैंक यू वेरी मच।